स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल डिस्क्लोजर हमने पढ़ लिया है और वाइंडिंग अप पढ़ेंगे एंड में। तो पार्ट 3 होने वाला है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कन्वर्जन इनटू एलएलपी। जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, पिछले पार्ट में हमने टैक्सेशन के बारे में पढ़ा था कि टैक्सेशन की ट्रीटमेंट कैसे होती है एलएलपी के अंदर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम एलएलपी का कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं या एलएलपी में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये वीडियो होने वाली है ये काफ़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो आप इसका पूरा देखना, ये आधे घंटे पे जा सकते हैं क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़े टॉपिक्स है इसके अंदर। तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो सकती है, तो आप इसे पूरा देखना, वरना आपको आधे में समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी सेक्शन 55। अगर आप पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में कन्वर्जन करते हो, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म आपको पता होगा जब दो पर्सन मिलके एक फर्म खोलते हैं उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। सेक्शन 55 कहता है इस कन्वर्जन के ऊपर, द एलएलपी एक्ट 2008 हैज़ प्रोवाइड प्रोविजन फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो अनलिस्टेड होती है इनटू एलएलपी। ठीक है, जो एलएलपी एक्ट 2008 है वो कुछ प्रोविजंस है जो उन्हें प्रोवाइड करता है कि जो एलएलपी में कौन कौन चेंज करवा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, ये सब क्या है एलएलपी के अंदर इन कन्वर्जन करा सकते हैं, यानी एलएलपी में कन्वर्जन करा सकते हैं। ऐसे प्रोविजंस है एलएलपी एक्ट के अंदर। अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ द राइट टू कन्वर्ट इटसेल्फ टू एलएलपी, यानी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पास भी राइट है कि वो क्या है अपने आप को भी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है। फॉलोइंग द प्रोविजंस, जो ये सारे प्रोविजंस है ये चैप्टर नंबर 10 ऑफ एक्ट में लिखा है सेकंड शेड्यूल, यानी ये एलएलपी एक्ट 2008 के सेकंड शेड्यूल चैप्टर नंबर 10 में ये प्रोविजंस लिखे हुए हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या हो जाती है अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में जाना है तो आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हो जाती है। अब पार्टनरशिप फर्म में अप्लाई टू आरओसी, जो पार्टनरशिप फर्म में पहले उसे आरओसी में अप्लाई करना होगा। ठीक है, वो आरओसी से अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए। ठीक है, जो सारे पार्टनर्स होते हैं वो सारे सहमत होने चाहिए, प्लस पार्टनरशिप बिकम द पार्टनर प्रपोज्ड एलएलपी। ठीक है, नो अदर पर्सन इज अलाउड टू बिकम द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, यानी जो पार्टनरशिप फर्म में ही पार्टनर थे सिर्फ वही एलएलपी प्रोसेस में रहेंगे, वरना आप मान लो आपने अपनी पार्टनरशिप को चेंज कर रहे हो एलएलपी के अंदर, अब आपने कोई पार्टनर रख लिया नया तो वो पार्टनर अलाउड नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि अभी ये प्रोसेस में जब आप कन्वर्जन की प्रोसेस करोगे तो उस टाइम सिर्फ आपके जो पार्टनरशिप के पार्टनर है सिर्फ वही इसमें वैलिड माने जाएंगे, सिर्फ वही इसमें माने जाएंगे। अब देखो इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, कन्वर्जन आपको देखो ये 3-4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसीजर क्या है, इन्हीं सबके पॉइंट पढ़ने हैं आपको अलग अलग कंपनियों के। ठीक है, तो 2-3 प्रोसीजर होने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पार्टनरशिप का। द फॉलोइंग स्टेप आपको क्या रिक्वायर है कि आपको ये सब फॉलो करने होगा। पहला, डिसाइडिंग द पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। देखो आप जब पार्टनरशिप में होते हो, ठीक है, पार्टनरशिप में क्या है सभी पर्सन एक समान होते हैं, बट एलएलपी के अंदर 2 पर्सन होता है डेजिग्नेटेड जो मेन हेड होते हैं। तो आपको सभी पार्टनर्स में से जितने भी पार्टनर सब में से चुनना होगा कि आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन कौन बनने वाला है और आपके पार्टनर कौन कौन होने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा, आपको आरओसी की वेबसाइट पे जाके यानी एमसीए के साइट पे जाके आपको सबसे पहले एलएलपी जो आपको एलएलपी का नाम रखना है उसको चेक करना होगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, फिर उस हिसाब से आप उसको रिजर्व करा सकते हो अगर अवेलेबल है, नहीं फिर आपको कोई और दूसरा करवाना पड़ेगा। गेटिंग एलएलपी एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड एंड प्रिंटेड, फिर आपको एक एलएलपी एग्रीमेंट और प्रिंट करवाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। फाइलिंग ऑफ कन्वर्जन एप्लीकेशन, फिर देन आपको क्या है आपको फाइलिंग करनी है, कन्वर्जन की एप्लीकेशन देनी है आरओसी के अंदर। फिर आपको आरओसी से सर्टिफिकेट ले लेना है एलएलपी जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को बताना है इस कन्वर्जन के बारे में कि हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एलएलपी के अंदर कन्वर्जन कराया है। फाइलिंग ऑफ कन्वर्जन एप्लीकेशन, अब देखो जो आपकी कन्वर्जन एप्लीकेशन होगी उसके अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, आपको ये तो पता है कि आपको फाइलिंग के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्या क्या मटेरियल फैक्ट होने वाला है उसके अंदर वो जानते हैं। पार्टनर्स ऑफ एलएलपी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कन्वर्जन एप्लीकेशन इन ई फॉर्म
17। अगर आपको पार्टनरशिप से एलएलपी के अंदर, ठीक है, आपको कन्वर्जन कराना है तो उसके लिए आपको क्या है, ई फॉर्म भरना होगा 17, ठीक है, एमसी के पोर्टल पे जाके। उसमें पहला इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पार्टनरशिप का। दूसरा स्टेटमेंट बाय ऑल इट्स पार्टनर फॉर्म 17 ऑब्टेनिंग, जिसके अंदर क्या होगा, नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा फर्म का और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, कब आपने रजिस्टर किया है। यानी जो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है ये सारी आपकी होंगी पुरानी फर्म्स की, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म रहेगी। स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम मेड, यानी कौन पर्सन इसको पूरी करने वाला है, इनकी कंप्लायंसेस को। कंप्लायंस मतलब जो इसके रेगुलेशन वगैरह, रूल वगैरह, उनको कौन कौन फॉलो करने वाला है। एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ एलएलपी ड्यूली सर्टिफाइड बाय सीए, जो आपकी एसेट और एलएलपी स्टेटमेंट होगी, यानी जिसे हम बैलेंस शीट भी कह सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर ही हमारा एसेट और लायबिलिटी दिखाई जाती है। तो उसको क्या है, आपको सीए से साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और उस कॉपी को विद इन 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन देते हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आरओसी में उसे सबमिट कर देना विद सीए सिग्नेचर। सीए आपको पता ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये प्रोफेशनल पर्सन होता है जो अकाउंट के काम देखते हैं, ठीक है। और देखो बिना इनके साइन के आप कोई भी कन्वर्जन नहीं करवा सकते हो, ठीक है, तो आपको सीए से साइन करवाने ही पड़ेंगे। कंसेंट ऑफ क्रेडिटर दैट दे एग्री टू कन्वर्जन, देखो आपको क्रेडिटर से कंसर्न लेना होगा। क्रेडिटर क्या है, कौन है, जिनको आपको पैसा देना है, तो आपको पहले कन्वर्जन करने से पहले उनसे कंसर्न लेना होगा कि वो चाहते हैं कि आप एलएलपी में जाओ या नहीं, ठीक है। वो आपको कंसेंट देंगे तभी आप इसमें जा सकते हो। द क्लियरेंस अप्रूवल परमिशन, आपको क्या है एलएलपी में आने के लिए जो आपकी क्लियरेंस चाहिए, परमिशन चाहिए, आपको अप्रूवल चाहिए उसमें आने के लिए। अदर अटैचमेंट, जो भी आपकी डिटेल्स होगी, आईटीआर की डिटेल हो गई, ठीक है, आईटीआर फाइल होनी चाहिए, आपकी कोई भी प्रीसीडिंग नहीं होनी चाहिए, और आपको का जो रिफ्यूजल लेटर बाय आरओसी इफ अप्लाइड अर्लियर, अगर आपने पहले कोई लेटर अप्लाई किया है वो रिफ्यूजल नहीं होना चाहिए, यानी उसकी तरफ कैंसिल नहीं होनी चाहिए, मनाही नहीं होनी चाहिए आरओसी की तरफ से। प्रिस्क्राइब फाइलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी उसकी फाइलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस होने वाली है वो आपको वहां पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको ये सब करने के बाद सिंपल है, ऑल द रिक्वायरमेंट और द रिक्वायर्ड ई फॉर्म, ठीक है, जो भी आपको ई फॉर्म रिक्वायर्ड होगा उसको डिजिटली साइन करवाना पड़ेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर से, ठीक है। और वो सर्टिफाइड किससे होगा, देखो सबसे पहले आपको एक डीएससी बनवाना पड़ेगा। डीएससी आपको पता होगा डीएससी क्या होता है, डीएससी होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो एक तरह से सिग्नेचर का काम करता है, ठीक है। आप सिग्नेचर की जगह उसे भी यूज कर सकते हो, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डीएससी बनेगा, फिर उसको आपको क्या डिजिटली साइन करवाने पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, जो भी ई फॉर्म होगा उस पर साइन करवाने पड़ेगा डिजिटली। फिर ये जो सर्टिफिकेट, जो ये आप सिग्नेचर कराओगे, ये सर्टिफाइड होगा किसकी तरफ से, या तो एडवोकेट कर सकता है, सीएस कर सकता है, सीए कर सकता है, और कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, जो प्रैक्टिस में एंगेज होता है एलएलपी के फॉर्मेशन में, ठीक है। यानी जिसको इसके बारे में पता है तो वो जो है, जो भी आपका कोई भी एडवोकेट हो सकता है, सीएस हो सकता है, सीए हो सकता है, सीएमए हो सकता है, यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट, इनमें से कोई भी आपको सर्टिफाइड कर सकता है, ठीक है, इन चारों में से, क्योंकि ये प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं जो अकाउंट के काम में एंगेज होते हैं, ठीक है। अब देखो आपने एप्लीकेशन तो दे दी, अब ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, अब आपको क्या है उसका सर्टिफिकेट लेना है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, आरओसी से। तो अब उसके लिए क्या क्या आपको प्रोसीजर लगेगा वो हम जानते हैं। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट बाय आरओसी ऑन द रिसिप्ट एंड देन स्क्रूटिनाइजेशन of the above mentioned document if the registrar is satisfied that all formalities and filling has been complied with, he shall register the document and issue certificate in form 19। देखो ये कह रहा है कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आरओसी की तरफ से मिलेगा, ठीक है। स्क्रूटिनाइजेशन का मतलब होता है छानबीन करना, या बोलो उसकी जांच करना, या बोलो उसकी जानकारी निकालना, उसको पूरी तरह से चेक कर लेना कि जो आपने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है एप्लीकेशन में, जो जो आपने डिटेल्स लगाई हैं वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। जब उससे आरओसी यानी रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई होगा तभी आपको जो है सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा फॉर्म 90 के थ्रू। स्टेटिंग द एलएलपी इज रजिस्टर्ड विद द नेम, आपको क्या है एलएलपी का नाम देखना पड़ेगा, और आपको जो एलएलपी का नाम रखा है वो आपके सर्टिफिकेट में होगा। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, वो क्या है आपका एक एविडेंस होगा कि आपने कन्वर्जन किया था एलएलपी के अंदर, पार्टनरशिप से एलएलपी के अंदर, ठीक है। आप क्या फिर अपने नाम में एलएलपी का यूज कर सकते हो।
द पावर ऑफ आरओसी टू रिफ्यूजल कन्वर्जन, यानी जो आरओसी के पास पावर है कि वो कन्वर्जन को रिफ्यूज कर सकते हैं, यानी मना कर सकते, कैंसिल कर सकते कि हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी भी रीजन से हो सकता है। द रजिस्टर हैज द पावर टू रिफ्यूज, उसके बाद पावर है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती आपके डिटेल से, उसे लगता है कि आपने जो है डिटेल्स उसे गलत प्रोवाइड किए है या कुछ मिसमैच है या वो सेटिस्फाइड ही नहीं है, ठीक है, अनसेटिस्फाइड है, तो वो क्या है रिफ्यूज कर सकती है आपके उसको, आपको एक्सेप्ट नहीं किया कर सकते, आप उसे फोर्स भी नहीं कर सकते हो। अपील टू द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ रिफ्यूजल, अगर आपके रिफ्यूज हो जाती है तो आप क्या है ट्रिब्यूनल में केस कर सकते हो। इन द रजिस्ट्रार हैज रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन एप्लीकेंट में अप्लाई ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज, जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज हो गई है उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या है ट्रिब्यूनल जाना है। ट्रिब्यूनल एक कोर्ट होता है जो कंपनीज के, फर्म्स के, इन सब के केस लड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है और आपको एक इंटीमेशन लेना है कि रिफ्यूजल का इंटीमेशन क्या है, यानी क्यों रिफ्यूज कर किया गया है, ठीक है, तो वो वहां पे आपको उसमें केस डायल कर सकते हो। अगला देखो आपको इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार, आपको क्या है रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कन्वर्जन के बारे में। आफ्टर पार्टनरशिप गेट कन्वर्टेड इनटू एंड रजिस्टर्ड, जब आपकी पार्टनरशिप जो कन्वर्ट हो जाती है और रजिस्टर्ड हो जाती है, देन द पार्टनरशिप फर्म हैज टू इन्फॉर्म रजिस्ट्रार फर्म्स अबाउट द कन्वर्जन। फिर अब पार्टनरशिप फर्म के पास ये राइट है और ये है कि इन्फॉर्म करे वो फर्म रजिस्ट्रार को कि उन्होंने कन्वर्जन कर लिया है, ठीक है, पूरी डिटेल दे दे और इसके लिए फॉर्म 14 भरा जाएगा जिसमें सारी डिटेल दी जाएगी कन्वर्जन से रिलेटेड। अब पेनल्टी इन केस ऑफ डिले, अगर आप कोई भी डिले करते हो, मतलब आपने कन्वर्जन कर लिया लेकिन रजिस्ट्रार को नहीं बताया, सेक्शन अंडर सेक्शन 69 पेनल्टी के बारे में कहता है एलएलपी इज लायबल टू पे टैक्स फी ऑफ 100 रुपये पर डे। अगर आपने नहीं बताया 30 दिन के अंदर अंदर तो आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को, ठीक है। अब इसमें अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं पार्टनरशिप इनटू एलएलपी, तो इसका क्या हमें मतलब इफेक्ट रहने वाला है वो हम जानते हैं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी, एलएलपी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द नेम मेंशन्ड इन डॉक्यूमेंट, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे उन सब में आपको एलएलपी नाम मेंशन होना चाहिए। ऑटोमेटिक ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ एसेट लायबिलिटी आफ्टर पार्टनरशिप गेट कन्वर्टेड इनटू ऑल एसेट एंड प्रॉपर्ली ऑब्लिगेशन होना चाहिए होल बिजनेस में, यानी सारा बिजनेस जो एलएलपी की तरह चलना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ कन्वर्टिंग एंटिटी, द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर कन्वर्जन डीम टू बी डिसॉल्व, यानी आपने जब पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर लिया है तो मान लिया जाएगा जो आपकी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो चुकी है, यानी वो आपकी क्या डिसॉल्व हो चुकी, बंद हो चुकी है, तो इट्स नेम विल बी रिमूव, यानी आपके जो पार्टनरशिप का नाम है वो रिमूव कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार द्वारा, यानी आपके नाम की फिर कोई भी फर्म नहीं रहेगी, फिर आपके एलएलपी रहने वाली है, फिर उस नाम से कोई भी पार्टनरशिप फर्म खोल सकता है दोबारा से, ठीक है। अब देखो हमने अभी तक जाना, अगर हमें पार्टनरशिप से एलएलपी के अंदर जाना, ठीक है, कन्वर्जन करना है। अब अगर मान लो हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, देखो सब जो है ना सारे पॉइंट बिल्कुल सेम है, ठीक है, और आपको तीनों में, यानी आपको जो अभी तीसरा है अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, उसमें भी सेम है सब कुछ, मैं फिर भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, और बाकी ये जो है ना सबको सारे प्रोसीजर सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ उसका थोड़ा नाम वगैरह चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, ठीक है, प्राइवेट कंपनी भी अपने आप को रजिस्टर कर सकती है, ये 3rd शेड्यूल कहता है, ठीक है, ये चैप्टर 10 3rd शेड्यूल ये भी कहता है। अब प्रोसीजर क्या होने वाला है, पहला वही आपको डिसाइड करना है आपके कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर रहने वाले हैं और कौन कौन से पार्टनर रहने वाले हैं। फिर आपको नाम चेक करना है आरओसी की साइट पे जाके एलएलपी का कि अवेलेबल है या नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपको एक एग्रीमेंट बनाना है, एलएलपी एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, आपको एक एप्लीकेशन देनी है, फिर आपको एक सर्टिफिकेट ले लेना है, फिर आपको रजिस्ट्रार को इसके बारे में बता देना है, ठीक है। फिर आपको ये सब करने के बाद आपको अबव मेंशन जो भी आप एप्लीकेशन दोगे ई एप फॉर्म जाएगा 18, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ये इंफॉर्मेशन जाने वाली है, ठीक है, और आपके नेम जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा कंपनी का और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जाएगी, और आपके जो भी पर्सन्स होंगे उसके अंदर वो सब उसमें डिटेल्स जाएंगे। फिर जो आपकी एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट है उसको सीए द्वारा कैश सिग्नेचर कराया जाएगा 30 डे के अंदर अंदर जब आप एप्लीकेशन देते हो। फिर जो भी आपके
क्रेडिटर्स है उनसे आपको कंसल्ट लेना पड़ेगा, सारे पॉइंट वही है सेम, ठीक है। फिर आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, फिर आपको आपकी ITR वगैरह फाइल करनी पड़ेगी। इस तरह से आप दे सकते हो, आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। और जो भी आपके, देखो मैंने बताया था ई फॉर्म होगा, उसको आपको डिजिटली साइन करवाना पड़ेगा, किससे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के सिग्नेचर कराने पड़ेंगे डिजिटली, ठीक है। जो वो कौन करेगा, एडवोकेट करेगा, CS करेगा, CA करेगा और CMA करेगा, ठीक है, यानी कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। अब आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए ROC से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट बाय ROC ऑन द रिसिप्ट, स्क्रूटिनाइजेशन, यानी उसको छानबीन करेगा, सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनको चेक करेगा कि जो भी आपने डिटेल्स दिए ऊपर वो सारी सही है या नहीं, ठीक है, कुछ मिस मैच तो नहीं है। फिर उसके बाद जब सेटिस्फाई हो जाएगी ROC, फिर तभी आपको LLP एग्रीमेंट, LLP सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। फिर पावर होगा ROC के पास कि वो आपके जो एप्लीकेशन उसे रिफ्यूज कर सकती है, बट आप क्या ट्रिब्यूनल में जाके इसके खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है, कि इन्होंने किस बिहाफ पे मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो रोक दी है, ठीक है, या क्या रिफ्यूज कर दी है। अब ये सब होने के बाद जब आपको ये सब हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको ROC को बता देना फॉर्म 14 के हिसाब से, आपको 14 के अंदर आपको पूरी डिटेल दे देनी है रजिस्ट्रेशन की, और आपको ROC को इन्फॉर्म कर देना। अगर नहीं करते हो तो 100 रुपये पर डे की आपको पेनल्टी मिल जाएगी, ठीक है। अब इस पर रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, पहला, आपकी जो कंपनी है वो खत्म हो जाएगी और आपकी कंपनी अब LLP कहलाएगी। आपकी कंपनी का जो नाम था, मान लो आपकी कोई ABC लिमिटेड थी, ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, अब आपने इसको LLP में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये ABC LLP बन गई, ठीक है। अब ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं रही, अब ये LLP बन चुकी। अब प्राइवेट लिमिटेड इसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अब इसमें ABC लिमिटेड LLP चलेगा, ठीक है। तो आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो वहां से खत्म हो गई, जो भी आपकी एसेट वगैरह वो आपकी LLP के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और आपके जो नेम है वो प्राइवेट कंपनी वो उसको कोई भी अब यूज कर सकता है, ठीक है। अब कन्वर्जन, अब देखो, अब करते अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, यानी पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन इनटू LLP में। सेक्शन 57 है, एन अनलिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट, जो अनलिस्टेड कंपनी है वो भी कन्वर्ट कर सकती है अपने आप को LLP के अंदर। चैप्टर 10 है, ई फॉर्म 18 भरना होगा, आपको पता है। अब देखो, सबसे पहले हम लिस्टेड की कंपनी की मीनिंग जानते क्या होता है। इट मीन्स अ लिस्टेड कंपनी एज डिफाइंड इन द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिजॉल्व disclosure and investor protection guidelines 2000 issued by SEBI under section SEBI Act 1992. Unlisted company means a company which is not listed company. देखो सीधी बात है, देखो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, जिसे हम सेबी कहते हैं। सेबी एक ऐसी वो है, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, हमारे स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहती है, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट है इसी के अंदर रजिस्टर्ड होती है। जो भी पर्सन स्टॉक मार्केट में जाना चाहता है वो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। तो जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होती है वो उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं, और जो लिस्टेड नहीं होती उसे अनलिस्टेड कंपनी कहते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अब कन्वर्जन का मतलब है कि हम जब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से LLP के अंदर जाएंगे, जो हमारी एसेट और लायबिलिटी प्रॉपर्टीज थी वो सारी ट्रांसफर हो जाएंगी कंपनी से ले LLP में, ठीक है। यानी जो हमारी प्राइवेट एसेट्स थी, पुरानी एसेट्स थी, लायबिलिटी थी, प्रॉपर्टी थी, ऑब्लिगेशन थी, जो भी हमारी ड्यूटीज थी वो सारी LLP के अंदर एडिटिव ट्रांसफर हो जाएंगी, जैसी हमारी इसमें थी। एलिजिबिलिटी क्या होता है कन्वर्जन के लिए, सबसे पहला आपके पास कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास कोई इंटरेस्ट या लोन नहीं होना चाहिए। ऑल द शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी विल बिकम द पार्टनर ऑफ LLP। फिर आपको क्या है, जितने भी शेयर होल्डर है कंपनी के वो सारे पार्टनर बन जाने चाहिए जब आपकी LLP में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोसीजर क्या है कन्वर्जन का, सबसे पहला प्रोसीजर यही है कि आपको पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर सेलेक्ट करना है। फिर आपको नेम चेक करना है कि नेम है या नहीं। फिर आपको LLP एग्रीमेंट बनाना है। फिर आपको एक कन्वर्जन एप्लीकेशन दे देनी है। फिर आपको सर्टिफिकेट ले लेना है। फिर आपको ROC को या रजिस्ट्रार को बता देना है, ठीक है। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट जाने वाले, पहला सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट जाएगी, दूसरा आपके जितने सब शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जाएगा, कंपनी की डिटेल्स जाएंगी, और आपके जो भी प्रिस्क्राइब फीस वगैरह होगी वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और आपको जो एसेट और लायबिलिटी है उसको
सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा सीए द्वारा, और उसकी जो एक कॉपी है वो 30 डे के अंदर अंदर आपको एमसीए आरओसी की साइट पे लगानी होगी। और जितने भी आपके क्रिएटर सबसे आपको कंसल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियरेंस लेना पड़ेगा। आपको अटैचमेंट लगानी पड़ेगी आईटीआर की एक कॉपी जो आप फाइल कर चुके हो, और जो भी इसकी फीस होगी वो आपको देना। फिर उसके बाद आपको क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के साइन करवाना है बाय किससे, एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए से, ठीक है, इनमें से कोई भी कर सकता है। फिर आपको एक सर्टिफिकेट ले लेना है। इसके लिए सर्टिफिकेट किससे ले सकते हो, देखो आरओसी आपकी डिटेल चेक करेगी, अगर आपकी डिटेल सही लगी उसे तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर देगी। वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है, बट आपके ऊपर पावर है कि आप अपील डाल सकते हो ट्रिब्यूनल के अंदर कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की, ठीक है, वो आपको रीजन मिलेगा। अगर आप नहीं करते इन्फॉर्म तो आपको 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। तो इजी टॉपिक था, सब में सेम पॉइंट थे, ठीक है, पॉइंट की कोई चेंजेस नहीं थी। तो आप अगर एक ही याद कर ले तो आपको सभी याद आएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।